हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त तो होना ही है। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश और है, प्यारे मेरे साथियों, प्यारे मेरे बच्चों, खुश रहना भी जरूरी है। मेरे एक टीचर थे, बंगाली थे, वो अक्सर कहा करते थे कि यदि आप जीवन में खुश रहोगे तो खुश रहने पर पढ़ोगे अच्छा तो बढ़ोगे भी अच्छा। मेरा नाम है राहुल और शिक्षाशास्त्र के इस प्यारे से एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप मुझे अपना दोस्त, अपना मेंटर, अपना गुरु, अपना भाई कुछ भी कह सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो जितनी मुझे उम्मीद है कि अब तक आप अपनी 9th की जर्नी को कंप्लीट करके आ चुके होंगे। अब जो आगे वाली जर्नी है, यानी कि जो 10th की जर्नी है, उसको हम दोनों को मिलकर शुरू करना है। इस प्यारी सी जर्नी में मैं आपको हाथ पकड़कर आगे चलाने वाला हूं। अब बच्चों, ये जो जर्नी होती है 10th की ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पर आपके आसपास बहुत सारे चेंज आ रहे होंगे। पेरेंट्स कह रहे होंगे भाई पढ़ लो, फिर किसी को देखकर भी आपके मन में चेंज आ रहे होंगे, पूरी उम्मीद है मुझे, हाँ या ना। पर प्यारे बच्चों, 10th की क्लास ये इंपॉर्टेंट इस वजह से भी होती है क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन अपनी जगह है, बट यहां से आपकी एक नई डायरेक्शन शुरू होने वाली होती है। मतलब जैसे आप 10th में जितना पढ़ते हो उसी हिसाब से आप आगे चल के अपनी स्ट्रीम चूज करते हो। बेसिकली ये आपको एक डायरेक्शन देने का काम करेगी कि भाई अगले हिस्से में जब हम 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो हम वहां क्या पढ़ने वाले हैं। इसलिए 10th की ये जो जर्नी होती है बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस जर्नी को और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट को बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हमारी पूरी टीम यानी कि शिक्षाशास्त्र की पूरी एजुकेशनल टीम, पूरा का पूरा ग्रुप आपको स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम पढ़ाने में मदद करने वाला है। इस चैनल पर आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ने के साथ साथ हर एक चैप्टर के इंडिविजुअल टॉपिक वाइज आपको कंटेंट मिलने वाला है। तो इनकेस यदि आपने अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बाजू में एक छोटा सा वो घंटी वाला बटन होगा ना, उसको टिंग दबा दीजिए ताकि जो भी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं वो सबसे पहले और बड़े ही आसानी से आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो अब समय को बर्बाद ना करते हुए मैं आपको ले चलता हूं इस जर्नी के शुरुआती हिस्से में, यानी कि चैप्टर नंबर 1 पर। हमारा जो 10th का केमिस्ट्री का जो पहला हिस्सा यानी कि जो पहला चैप्टर है, वहां से हम इस जर्नी को शुरू करने वाले हैं। आप मुझे कुछ भी कहें, मुझे चलेगा, बट क्योंकि मैं आपको एज अ दोस्त मानने वाला हूं, एज अ भाई मानने वाला हूं, तो आप मुझे भैया कहेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा। एनीवेज, हमारा जो चैप्टर 1 है, जहां से हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं, उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। प्यारे मेरे साथियों, प्यारे मेरे बच्चों, एक बात बताइए, जब आपको कहीं जाना हो, है ना, कहीं भी यदि आपको निकलना हो जर्नी पर घूमने के लिए दोस्तों के साथ, तो आप क्या करते हो? आप रैंडमली निकल जाते हो क्या? नहीं ना, आप पहले प्लान करते हो। आप पहले देखते हो कि यार हमें ये वाला रास्ता लेना है या ये वाला। फिर आपका दोस्त बोलता है अरे भाई पिछली बार उस रास्ते से गए थे, दिक्कत हुई थी ना। फिर कहीं ना कहीं आप अपने नेविगेशन सिस्टम यानी कि गूगल का इस्तेमाल कर लेते हो, गूगल मैप, है ना, जो भी आपके पास फोन है, करते हो ना। क्यों करते हैं? ताकि हमारा टाइम बच सके। फिर हमें यह भी पता चल सके कि यार इस रूट पर जाएंगे तो वहां हमें ना शर्मा जी का ढाबा मिलेगा, वहां हम खाना खा लेंगे, और यदि हम इस रूट पर गए तो वहां तो हमें चाय पीने तक की जगह नहीं मिलने वाली, वहां प्रॉब्लम हो जानी। इसका मतलब आप अपने रूट को फिक्स करते हो ना, है ना, एक गाइडेंस लेते हो ना रूट का। तो ऐसे ही जब हम चैप्टर को शुरू करने वाले हैं तो चैप्टर के रूट को भी जानना जरूरी है। अब सर चैप्टर का रूट का मतलब क्या है? तो चैप्टर का रूट का मतलब है इसका ओवरव्यू। यदि आपको यह पता चल जाए कि मुझे किन रूट से, किन रास्तों से चैप्टर में गुजरना है, तो ये आपके लिए जो जर्नी है ना बड़ी आसान हो जाएगी। इस वजह से आसान हो जाएगी क्योंकि आपको 10th में बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पता होना बहुत जरूरी है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्यादा कौन सा है और ऐसा कौन सा टॉपिक है जहां मैं यदि कम रिवाइज करूं, कम टाइम दूं, तो वो भी चलेगा। इसलिए चैप्टर का ओवरव्यू जान लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो जब आप ये चैप्टर को शुरू करेंगे तो आपका सामना सबसे पहले होगा चेंजेस से। चेंजेस, वही चेंज जो आप अपने आसपास डेली देखते हो, जो नेचर आपको आसपास दिखाती है ना। सुबह सुबह मम्मी आपके सामने गुस्सा हो जाती हैं तो आप सोचते हो यार रात तक तो सब सही था, मम्मी अभी क्यों गुस्सा हो गई? ये भी एक चेंज है। फिर उठे, पड़ोस वाली लड़की को देख लिया, मन अच्छा हो गया, ये भी चेंज है। कहीं ना कहीं आपके आसपास हर एक पल में चेंजेस होते रहते हैं।
अब ये जो चेंजेस आपके आसपास होते हैं उन चेंजेस को हमें जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि जितने चेंजेस आपके आसपास होते हैं उनको तो चलो फिर भी मैं साइड में कर दूं, बट प्यारे मेरे साथियों, प्यारे मेरे बच्चों, दो ऐसे चेंज हैं जिनको जानना बेहद जरूरी है, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। व्हाई? बिकॉज जब हम केमिकल चेंज की बात करेंगे तो ये केमिकल चेंज हमें बोलेगा कि ठीक है हम हो गए केमिकल चेंज, आप हमें जान लो, और इसी का मैं अब नाम रख दूंगा। ये जो केमिकल चेंज है ना, जिसको आप बोलोगे कि भैया तुम केमिकल चेंज हो, तो चैप्टर को जब आप आगे पढ़ेंगे तो यही केमिकल चेंज अपना एक नाम रख देगा और बोल देगा खुद को, क्या ये बोल देगा, अरे भैया पेन चल जाओ, ये जो केमिकल चेंज है ये अपना नाम रख देगा केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये जो एक प्रोसेस होगी, जो चेंज की, केमिकल चेंज की एक प्रोसेस होगी, यही अपना एक नया नाम रख देगा। जब किसी को गुस्सा आता है तो आप देख के समझ जाते हो ना कि मतलब ठीक है, उसके एक्सप्रेशन आपको दिख रहे हैं, लेकिन फिर आप क्या बोलते हो, यार उसको गुस्सा आ रहा है। चेंज कहां दिखा? चेहरे पर। खुशी कहां दिखी? चेहरे पर। तुमने एक नाम रख दिया, यार वो खुश है, यार वो दुखी है। तो ऐसे ही जो आपको चेंज मैं पढ़ाऊंगा उसमें से जो केमिकल चेंज है ना, उस केमिकल चेंज का हमने नाम रख दिया भैया कि जब भी केमिकल चेंज होगा हम उसको केमिकल रिएक्शन बोल देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो रास्ते में हमने चेंज को जान लिया, फिर चेंज में मैंने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में बात कर दी कि भाई चलो ठीक है, बहुत सारे चेंज होते हैं पर उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, आप तो बस मुद्दे वाली बात बताओ कि सर फिजिकल क्या है, भैया केमिकल क्या है, मैंने बता दिया। केमिकल चेंज ने बोला कि मेरा एक नया नाम रख दो, मैंने कहा रख देते हैं, क्या मेरे जो केमिकल चेंज है उसको आपने केमिकल रिएक्शन नाम दे दिया, ये भी चलो ठीक है। अब रिएक्शन ने बोला तुमने मुझे जान लिया, मुझे पहचान लिया, मुझसे दोस्ती कर ली, अब मुझे लिख कर दिखाओ। बोले तो किसी के लिए जब आप खुश होते हो, उसको एक्सप्रेस करते हो, तो कैसे बोलोगे? हाय आई लाइक यू, हाय आई एम हैप्पी फॉर यू, हाय आई एम ग्लैड फॉर यू, ये बोलते हो ना, क्योंकि वो आपको एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, लिखते हैं। तो ऐसे ही जब हमने केमिकल रिएक्शन को पढ़ा, समझा, तो केमिकल रिएक्शन को लिखना भी तो पड़ेगा। तो जब वो केमिकल रिएक्शन हम लिखेंगे तो उसको हम बोल देंगे केमिकल इक्वेशन, है ना। जैसे आप किसी को, आप तो खैर आज के बच्चे तो गुरु अलग ही हैं, टेक वाले बच्चे हैं। आजकल आपको कोई चीज यदि लिखनी होती तो आप शॉर्ट में कर दो ना, LOL, लोल, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लाफ। तो ये क्या है, इतना बड़ा ना लिखकर या अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए तुमने एक छोटा सा जरिया ढूंढ लिया, दैट इज हियर फॉर अस, ये बन जाएगा हमारे लिए केमिकल इक्वेशन। उसको जानेंगे कि भाई ये केमिकल इक्वेशन है क्या, कैसे लिखना है। तो केमिकल इक्वेशन को हम लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि अभी आप छोटे हो, बहुत सारी चीज अभी आपको नहीं पता है, तो हम लिखने में ना कई बार गलती कर देंगे। गलती का मतलब हमारी जो इक्वेशन होगी वो अनबैलेंस्ड होगी। अनबैलेंस का मतलब, हालांकि मैं आपको लेक्चर में तो बताऊंगा पर फिर भी छोटा सा बता देता हूं। अनबैलेंस का मतलब होगा, सिंपल सी बात है, हम उसको बैलेंस करेंगे। इसका क्या मतलब है सर? बिल्कुल अक्षय कुमार वाली मूवी याद कर लो, 2 तेरे पास तो 2 मेरे पास, 3 तेरे पास तो 3 मेरे पास, इस तरीके से। दैट मीन्स हमें चीजों को बराबर रखना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारे पास जब हम किसी भी चीज को लिखेंगे या कोई भी चीज को हम नोट करेंगे तो दिक्कत ये होगी क्योंकि हमें पता तो है नहीं सारी चीजें। अभी तो हम लर्निंग प्रोसेस में ना, 9th से निकल के सर अभी तो हम 10th में आए हैं, अभी तो हमने फील किया है कि हम भी जवान हो रहे हैं, हम भी बड़े हो रहे हैं, तो हमें सारी चीजें तो अभी पता नहीं है। तो उस दौरान जब आप लिखोगे तो कई बार आप ना अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हो, तो उसको हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा कि ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं इनको हम पहचानते कैसे, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे आप मुझे पहचान के बता सकते हो कि भाई ये जो सामने खड़ा व्यक्ति है ये एक मेल है, कैसे बताया, है ना, जाड़िया शरीर दिख रहा है आपको, है ना। जाड़िया शरीर की बात नहीं है बच्चों, आपने ना शोल्डर देख लिया कि यार मर्दों के या जो मेल्स के जो शोल्डर्स होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ब्रॉड होते हैं एज कंपेयर टू गर्ल्स। रीजन ये है। फिर बियर्ड, है ना, यूजुअली जो बियर्ड्स होती है, जो माउस्टैच होती है, जो मूछें होती है वो पुरुषों में ज्यादा होती हैं, है ना। ये ज्यादा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ महिलाओं के साथ भी हार्मोनल इश्यूज होते हैं, बट इन जनरल तो हम ये बात देख के बता सकते हैं ना कि यार ये मेल है या फीमेल है। तो ऐसे ही केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं इनकी भी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम देख कर ये बता सकते हैं कि ये जो चेंज हो रहा है या जो प्रोसेस हो रही है कौन सी वाली है सॉरी, केमिकल रिएक्शन है। इसकी बात हमने करनी, हाँ या ना। फिर मैं बात करूंगा आगे का मतलब हम अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाएंगे, रास्ते को और आगे बढ़ाएंगे। तो जब मैं रास्ते को और आगे बढ़ाऊंगा तो मेरी जो गाड़ी है या मेरी जो जर्नी है वो पहुंच जाएगी केमिकल रिएक्शन के टाइप पर। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है सर कि जितने भी आप केमिकल रिएक्शंस देखते हो, यानी कि जिसको मैंने अभी आपको क्या बताया कि केमिकल चेंज ही आगे चल के नया नाम रख दिया केमिकल रिएक्शन। अब ये जो केमिकल रिएक्शन जिससे हम मिलेंगे
ये कितने तरीके से हमें मिल सकती है, तो भाई साहब ये आपके सामने 7 तरीके लिखे हुए। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बच्चों एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यही लिख लो, जान लो, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो टॉपिक होता है ना, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ना स्टार मार्क करके रखिएगा। इसलिए क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक होता है ये आपको ना एग्जामाइन करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग कितनी है ना। आपको हमेशा वो चीज पूछी जाती है जिससे पूरे चैप्टर का नॉलेज आपके सामने रख दिया जाए कि भाई ये लड़की को आ रहा है या इस लड़की को आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कोई ऐसी चीज पूछेंगे जिससे पूरा नॉलेज चेक हो जाएगा। तो वो कुछ ऐसा ही आपको मिलेगा देखने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में। क्लियर? एनीवेज, हम कहां बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे कि सर जब हम केमिकल रिएक्शन से मिलेंगे तो ये कितने टाइप की मिलेंगी? टोटल 7 टाइप की। करेक्ट? कॉम्बिनेशन का मतलब ये भाई कि आओ मिलो, कंबाइन करो खुद को और बना डालो कुछ। कंबाइन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? जुड़ जाना, मिलना, यानी कि ऐसी रिएक्शंस मिलने वाली हैं जहां 2 अलग अलग लोग या 2 अलग अलग चीजें मिलेंगी, तो दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन डिटेल तो हमें चैप्टर के अंदर करना ही। डिकम्पोजिशन का मतलब उल्टा कर लो भाई, जब आप चीजों को मिलाते हो तो उसको कॉम्बिनेशन बोल देते हो कि भाई एक मिलाया, जैसे केक बनाते वक्त हम क्या करते हैं, ये लिया ये लिया ये लिया, सब चीजें मिला दी और बढ़िया से केक बना दिया, एक प्रोडक्ट बना के आपके सामने रख दिया। अब उल्टा करो, हालांकि केक में पॉसिबल नहीं है, बट इन जनरल में क्या करूं, किसी चीज को तोड़ दूं। तोड़ने का मतलब क्या हुआ? डिकम्पोज कर दिया। हाँ या ना? क्या कर दिया? डिकम्पोज। जैसे कि वो बच्चों का गेम नहीं आता, क्या बोलते हैं उसको? पजल होती ना, पजल। बच्चों को पजल देते हैं, फिर बोलते हैं इसको, पहले हम उसको तोड़ देते हैं यानी डिकम्पोज करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, फिर उसको हम बोलते हैं वापस इसको ज्वाइन करो, यानी कि इसको कंपोज करो, है ना। तो हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखनी है। फिर हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब वही बात समझ लो आप बच्चा कि आपकी एक दोस्त है, उसका एक नहीं, आपकी ही दोस्त रखते हैं ना, किसी और की बात नहीं करते। आपकी एक दोस्त है, उसके साथ आपकी बड़ी अच्छी बनती है, लेकिन क्लास में एक बच्चा नया आया जो थोड़ा सा आपसे ज्यादा पढ़ने वाला था, जो थोड़ा सा आपसे ज्यादा गुड लुकिंग था, जो थोड़ा आपसे ज्यादा स्मार्ट था। तो भाई साहब उसने आपकी दोस्ती में दरार पैदा कर दी और आपको कर दिया साइड में, और आपकी जो लड़की वाली जो दोस्त थी ना, उसके साथ आपकी बॉन्डिंग जो भी थी, पर भाई साहब उस तीसरे व्यक्ति ने, यानी कि उस लड़के ने जो नया आया था, उसने बीच में एंट्री की और आपको हटा के खुद दोस्ती पक्की कर ली, यानी कि उसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि एक व्यक्ति ने आपको डिस्प्लेस कर दिया, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब हम केमिस्ट्री में रिएक्शंस में ये चीज देखेंगे तो हम बोलेंगे उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। अब यूजुअली ऐसा क्यों होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। ऐसे तो आपको कॉमन सेंस में समझ में आ ही रहा होगा ना, किसी बच्चे को या किसी भी नए व्यक्ति को हम क्यों ध्यान देते हैं, उस पर हम क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि यार उसमें कुछ ना कुछ अलग है। क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो शायद मेरे पास नहीं है ना, वो मुझसे बेटर हो सकता है। करेक्ट? ये होता है ना। कोई लड़का यदि एकदम बॉडी बिल्डर टाइप का आदमी है ना, दबंग टाइप का आदमी है, तो वो छोटे को दबाएगा ना, छोटे को बोलेगा हट, तो आप हट जाओगे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हाँ या ना। तो उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। फिर हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब, डिस्प्लेसमेंट में ये काम केवल एक ही तरीके से होगा या एक ही जगह से होगा, पर डबल में क्या होगा? म्यूचुअली होगा। जैसे ट्रेन में होता है ना, भाई साहब आप मेरी सीट पर आ जाओ, मैं आपकी सीट पर आ जाता हूं, ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। फिर हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो बच्चों जब भी आप ये थर्म वर्ड देखें ना, कौन सा वर्ड? थर्म। भाई साहब लिख लो, थर्म। थर्म का मतलब होता है हीट, यानी कि ऐसी रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी जहां हीट का एक्सचेंज होगा। कभी हीट दी जानी है, कभी हीट हमें मिल जानी है। कभी हम हीट को देंगे, कभी हीट हमें मिलेगी। जब हम हीट को देते हैं तो वो एंडोथर्मिक होती है, जब हमें हीट रिलीज होती है, हमें हीट मिलती है। जैसे आप कोयले के बाजू में आग सेकने के लिए या हीट को सेकने के लिए बैठते हो ना, क्योंकि आपको पता है कि जब कोयला जलेगा तो उससे हीट निकलेगी, तो वो हमारे लिए एक्सोथर्मिक होती है। वहीं आप कुछ जगहों पर क्या करते हो? हीट को प्रोवाइड करते हो कि भाई ये काम हो जाए, उसके लिए आप क्या करते हो? हीट करते हो, उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। फिर आती है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन में आपको क्या मिलने वाला है? आपको ये समझ लो, जैसे आप कभी पार्टी में जाते हो, आपको पार्टी पसंद नहीं आ रही, तो आप क्या करते हो? कोना पकड़ के बैठ गए कि भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा, कोना पकड़ो बैठ जाओ। तो यहां ना प्रेसिपिटेशन का काम वही है। प्रेसिपिटेशन में क्या होने वाला है कि आप ऐसी रिएक्शन देखोगे जहां एक भाई साहब, यानी कि एक सॉल्ट जो है या कोई भी ऐसी चीज, वो आके क्या बन जाएगा? उस सॉल्यूशन में या उस रिएक्शन में आके ना बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। जैसे कि आपने रेत डाली पानी में, अब वो पानी में रेत घुलती तो है नहीं, वो नीचे आके बैठ जाती, सेटल डाउन हो जाती, होता है ना, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो ऐसा ही जब कुछ हमारे रिएक्शन में होगा उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट। अच्छा, उसको पहचानेंगे कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा।
बात करेंगे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, और ये आपके लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, नॉट फॉर जस्ट 10th क्लास, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल फॉर योर नेक्स्ट क्लासेस, दैट इज 11th एंड 12th। और ये सिर्फ उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो आगे चल के मैथ साइंस बायो वाली स्ट्रीम पकड़ना चाहते हैं। अब जिन्होंने कॉमर्स आर्ट्स के बारे में सोचना है उनका अलग है नजरिया, उनके लिए भाई बढ़िया है जो भी करना चाहो, बट इनकेस यदि आप साइंस स्ट्रीम को आगे बढ़ाते हो तो भाई साहब इससे मुलाकात आपकी दोबारा होनी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और इसी को हम शॉर्ट में रिडॉक्स भी बोल देते हैं। इसके बारे में जानेंगे, आगे चलेंगे धूम मचाते हुए जर्नी को आगे बढ़ाते हुए जब मैं पहुंचा तो मुझे मिल गया कोरोजन एंड रेंसिडिटी। अब ये कुछ नहीं है बच्चा, जो आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जानोगे उसी को जब हम अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं तो वही चीज बनती है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन का मतलब मेटल्स में जो खराबी देखते हो ना कि अरे मम्मी ये जो चांदी का कड़ा लिए थे आप, ये जब लिए थे तो चमक रहा था, अब काहे धुंधला गया, क्यों? क्योंकि उसमें हो गया कोरोजन। अरे मम्मी आपका जो सोने का जो हार है ये खरीदते वक्त तो बड़ा चमक रहा था, अब काहे धुंधला गया, कोरोजन। अरे सर वो जो लोहा है छत पे रखा खराब हो गया, जंग लग गया, कोरोजन। उसको स्पेशली हम रस्टिंग भी बोलते है ना। तो वो क्यों हुआ? ऑक्सीडेशन के चक्कर में होता है, इस पर हम बात करेंगे डिटेल में। फिर रेंसिडिटी बेटा, जो कोरोजन आप मेटल्स में या बाहर देखते हो ना, वही चीज यदि खाने में होने लगे तो हम बोलते हैं रेंसिडिटी। आपने घर में खाना रखा, 2 दिन बाद मम्मी ने बोला था कि खा लेना, मम्मी गई थी बाहर, आपने गलती से वो खाना खाया नहीं, भूल गए, वो बन गया क्या? वो मतलब कुछ अलग ही बन गया, ऐसा बन गया कि अब खा ही नहीं पा रहा, बदबू नहीं ले पा रहा, उसको फेंकना पड़ रहा है, रेंसिडिटी। अच्छा, ये रेंसिडिटी स्पेशली होती है बेटा, मैं आपको बताता भी हूं, बटरी जो खाना होता है जिसमें फैट बटर थोड़ा ज्यादा होता है, आपने नोटिस किया होगा नॉर्मल रोटी या जो नॉर्मल सादा खाना होना वो उतनी तेजी से खराब नहीं होता, लेकिन वही कोई चीज है बटर मसाले वाली, है ना, पाव भाजी या फिर कोई भी बटर पनीर मसाला या कोई भी ऐसी चीज जिसमें थोड़ा सा तेल मसाला ज्यादा, वो तेजी से खराब होती है, उसमें ना बदबू भी तेजी से आती, रेंसिडिटी बोलेंगे उसको, है ना। तो इन डिटेल हम इन सभी चीजों को आगे पढ़ने वाले हैं, ये तो सिर्फ मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। तो बस करें शुरुआत, चलो अब हम शुरू करते हैं पूरी इस जर्नी को। और ये जो जर्नी है, जैसा मैंने आपको, अरे भैया कहां चले जाते हो, ये जो जर्नी है ये शुरू होने वाली है चेंजेस से। सबसे पहले आपको जानना है भैया कि क्या होते हैं ये चेंज। यार देखो ना, जो चेंज होता है बच्चा, ये चेंज हर समय हर पल हर जगह हो रहा है। आपने बचपन से पढ़ा हुआ है यार कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। पढ़े हो ना, सुने हो, हाँ या ना? आज सुबह मैंने ना बीएड बनाई, गाड़ी बनाई, तो ये भी मेरे लिए क्या है? एक चेंज है। मम्मी उठकर आपको सुबह सुबह कुछ बोलने लगे तो आप बोलते हो कि यार रात में सब कुछ ठीक था, सुबह पता नहीं क्या हो गया, ये भी एक चेंज है ना। किसी को आपने कभी ना कभी, बेटा वैसे तो आप लोग अभी छोटे हो बट फिर भी, है ना, कुछ होंगे 30 मार खा जिन्होंने कुछ ना कुछ किसी ने किसी लड़की को बोला होगा, अब वो लड़की ने उसके बाद रिप्लाई दिया होगा, तो यदि वो रिप्लाई आपके हिसाब का हो गया होगा तो भैया आपके अंदर जो चेंज आए होंगे या जो फीलिंग आई होगी वो तो बड़ी मदमस्ताई होगी, है ना। आपका दोस्त बोलता होगा अरे वाह, अलग ही चेहरे पे हंसी दोस्त की, वो भी एक चेंज है, खुशी वाले चेंज। उल्टा किसी को कोई बुरा बोल दे, नहीं क्या ये हरकत है, भागो यहाँ से, लड़की बोल रही है ना, तो फिर वो क्या होगा, वो वाला चेंज आप क्या बोलोगे? अरे लड़का दुखी हो जाएगा। दुखी हो जाएगा मतलब, है ना, एकदम ऐसा। दोस्त क्या बोलेगा? दोस्त बोलेगा हो गया, कट गया, दुखी हो गए। ये भी क्या है? चेंज है। अब ये जो चेंज होता है ना, ये हम पहचानते कैसे हैं? तो बच्चा चेंज पहचानने का एक सिंपल तरीका है कि जो पहली स्टेट है और जो दूसरी स्टेट है, मतलब दो अलग अलग सिचुएशंस हैं, यदि दो अलग अलग सिचुएशन में चीजें बदल रही हैं, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश में चेंज। जैसे कि आप फोटो लो अपनी 5 साल पुरानी फोटो और आज की फोटो ले लो, अपना चेहरा तो बेटा पहचानते होगे। फोन जो आपके पास फोन है ना, एप्पल का, सैमसंग का, जो भी फोन है वो निकालो, उसमें चेक करो आपकी पुरानी की फोटो 10 साल 5 साल 3 साल पुरानी और आज की फोटो देखो, चेंज दिख रहा है। ये जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं, है ना, इन सबके ना 2-3 साल पुराने वीडियोस देखिए यूट्यूब पे, जो है भुवन बाम, बढ़ाना, और क्या नाम है उसका, अरे अपना वो कैरी मिनाती, है ना। आजकल तो यार गेमर्स बड़े आ गए हैं, तो इनके आप 2-3 साल पुरानी वीडियो देखिए और आज की वीडियो देखिए, चेंजेस है ना, परिवर्तन है ना। क्यों? क्योंकि मैंने 2 अलग अलग स्टेट कंपैरिजन में ले आए। शाहरुख खान को देख लीजिए आप, अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, और आज देखिए आप, बहुत चेंज है। एक्टिंग वाइज नहीं बोल रहा हूं, फिजिकली लुक वाइज। पॉइंट क्या है? चेंजेस है ना। अभी जो चेंजेस होते हैं कई टाइप के होते हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि चेंजेस की बेसिक डेफिनेशन क्या है। चेंजेस की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये बोलती है, जो आपके सामने है, जो मैंने आपके सामने लिख भी दी है और डिस्कस भी कर दी है। इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच समथिंग बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम, और वी कैन से फाइनल स्टेट ऑफ एनीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इनिशियल स्टेट, है ना, वो चेंज कहलाता है। अब
ये जो चेंज होता है ना कई टाइप का होता है, सोशल भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, इमोशनल चेंज भी हो सकता है ना, और केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। हमें फोकस करना है सिर्फ किस पर, हमें फोकस करना है सिर्फ फिजिकल और केमिकल पर इन जनरल आपके कई प्रकार के चेंज होते हैं, हालांकि रेडियो एक्टिव चेंज भी होते हैं, हाँ है ना। आपने मूवी देखी हो परमाणु मूवी में ना एक सीन आता है जब वो पोखरण वाला टेस्ट होना होता है ना, तो वहां जो आपका जो राजस्थान का एरिया होता है वहां से प्याज गोल हो जाती है। एक बंदा रेस्टोरेंट में जाता है, बोलता है कि भैया प्याज दे दो खाने के लिए, प्याज गोल हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो प्याज होती है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। ऐसे ही थोड़ी आप गर्मियों में बोला जाता है कि मम्मी पापा लोग क्या बोलते हैं कि बेटा लू ना लगे गर्मी में, आप इसलिए प्याज रख लो, है ना। कुछ लॉजिक होगा ना, तभी तो हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है ना। किसी को पता होता बच्चा, वो किसी को नहीं पता होता, वो अलग मसला है। तो जो गर्मी वाली रेडिएशन है ना, सन की रेडिएशन या किसी भी हार्मफुल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने में बड़ा इस्तेमाल होता है प्याज, है ना। इसलिए प्याज को रखना गर्मियों में थोड़ा सा लाभकारी होता है। एनीवेज, अब ये जो फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, इसको तो हम जानेंगे, बट इन जनरल और भी चेंजेस होते हैं। इमोशनल, जैसे मैंने बताया कि मम्मी ने आपको डांट दिया, आप रोने लगे, ये भी एक इमोशनल चेंज है ना। किसी ने आपके लिए कुछ कर दिया, खुश हो गया, वो भी एक इमोशनल चेंज है। फाइनेंशियल चेंज, आज आप बैठे हो 10th क्लास में हो, कल को मतलब जॉब लगने के बाद आप करोड़पति बन जाओ। मैं तो चाहता हूं आप सभी लोग करोड़पति बन जाओ। अब यदि मैं भी बन जाऊं, है ना, हमें मिलकर बनना है। अब ये करोड़पति जब आप बनने वाले हो तो आप बोलोगे ना, आपका दोस्त बोलेगा भाई साहब बहुत पैसा आ गया। ये कौन सा चेंज है? फाइनेंशियल चेंज, है ना। सोशल चेंज, वो बड़ा पाव वाली दीदी को देखिए, 10 दिन पहले देखो आप उनका ठेला चल रहा था, आज देखो बिग बॉस में वो रॉक कर रही है। द पॉइंट इज सोशल चेंज। ऐसे कई टाइप के चेंज आते हैं, बट हमें जानना है प्राइमरली फिजिकल एंड केमिकल चेंज, बिकॉज आपको जो चैप्टर में बात करनी है वो फिजिकल एंड केमिकल चेंज को लेकर बात करनी है। तो अब हम बात करेंगे सीधा उठकर फिजिकल एंड केमिकल चेंज की। भैया ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होते क्या है? यार देखो बड़ा सिंपल है, ये चीज ना 9th में भी बताई जाती है ना। जब आप 9th में एक चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर है, हाँ वो मैटर प्योर वाला, इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसमें क्या होने वाला, उसमें हमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में बताया जाता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ दोबारा बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। बच्चा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में होता क्या है? तो देखो सिंपल सा लॉजिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जैसे कि मान लो आपकी ना एक क्लास है, कौन सी क्लास है? 10th में हो तो 10th की क्लास मान लेते हैं। गर्मी का मौसम था, 10th की क्लास में आप लोग बैठे थे, मैंने बोला गर्मी का मौसम है, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाओ। ऑब्वियसली बात है, बोलने की जरूरत भी नहीं, थोड़ा थोड़ा दूर हो गए, करेक्ट। मैंने आपकी क्लास में क्या किया, सिर्फ गर्मी के चक्कर में बोल दिया बच्चों थोड़ा थोड़ा दूर हो जाओ। किसी बच्चे को मैंने बाहर निकाला? नहीं ना। किसी दूसरे बच्चे को अंदर लाया, यानी कि किसी और क्लास के बच्चे को अंदर लाया? नहीं ना। इसका मतलब जो भी चेंज किए हैं हमने इन्हीं पार्टिकल्स में, इन्हीं लोगों में कर दिए हैं। किसी नए को आने का, किसी नए को जाने का मौका नहीं दिया। ये फिजिकल चेंज होता है। अब ये कैसे रिलेट करेगा अभी आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। नॉर्मली फिजिकल चेंज में आप क्या देखोगे बच्चा, फिजिकल चेंज में हमेशा फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जैसे कि साइज बदल दो, जैसे कि शेप बदल दो, जैसे कि स्टेट बदल दो। फॉर एग्जांपल आप अपने घर रूम बोल रहा हूँ, आप अपना फोन उठाओ, जैसे कि मेरा ये एप्पल का फोन है, जो कि मुझे पता है एप्पल का नहीं है, बट फिर भी मैं एप्पल का इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ ये एप्पल का हो जाए। और भैया एक बहुत ही फेमस कहावत है, कहावत तो नहीं है, मैनिफेस्टेशन सुना होगा ना आपने, जो चाहते हो वो बोलना शुरू कर दो, उसको फील करना शुरू कर दो। मैं चाहता हूं यार ये एप्पल बन जाए, तो मैं बोलता रहता हूं ये एप्पल है। तो मैंने अपने एप्पल के फोन में निकाली फोटो, मैंने उसको क्रॉप कर दिया, छोटी कर दी। क्या मैंने फोटो बदली? क्या मैंने वो क्लास का बच्चा बदला? नहीं। सिर्फ क्या बदला सर, उसका साइज आपने छोटा कर दिया। क्रॉप का मतलब क्या होता है? छोटा कर दिया। तो ये फिजिकल चेंज है ना। आपने एक कागज उठाया, कागज को फाड़ दिया, पहले भी कागज था भैया, बाद में भी कागज है, ये फिजिकल चेंज है ना। और बर्फ लो, पिघलने के बाद वो पानी बन गई, ये कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है। सब्जी लो, काट दो, बाद में भी क्या कहलाएगी? सब्जी लो। मतलब पहले भी सब्जी थी, काटने के बाद भी सब्जी, फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज का सिंपल मतलब है कि चीजें ना इंटरनली अंदर से नहीं बदलने वाली, सिर्फ ऊपर ऊपर से बदलती। भाई मेरे को यदि तुम अभी लड़की के कपड़े पहना दो या गुत्थी जैसा सिस्टम बना दो कि साड़ी वाली पहन के मैं बोलूं हेलो भैया कैसे हो, तो ये जो बोलूंगा मैं, ये आपको भी पता है कि यार ये व्यक्ति सिर्फ बाहर से दिख रहा है लड़की, अंदर से तो भैया साहब ये एक पुरुष ही है, मर्द ही है। तो फिजिकल चेंज का मतलब ये होता है कि जो भी चेंज आप देख रहे हो वो बाहर से, है ना। किसी भी प्रकार का पार्टिकल वाला एक्सचेंज, मैं बताऊंगा ये क्यों बोल रहा हूं पार्टिकल वाला एक्सचेंज, ये नहीं होता, ठीक है। सिंपल से एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिए, है ना। कागज का फाड़ना, जैसे कि आप लकड़ी, प्लास्टिक में पता है आपको बच्चों क्या होता है? प्लास्टिक, जैसे कि मान लीजिए प्लास्टिक है ना, अब ये प्लास्टिक को क्या होता है कि मान लो यदि मैं घिसूं तो ये पाउडर फॉर्म में बन जाता है ना, पाउडर फॉर्म में बन जाता है। इसलिए तो वो जो कबाड़ी वाले आते हैं ना प्लास्टिक लेके जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इस प्लास्टिक को मैं रिसाइकिल कर सकता हूं। रिसाइकिल का मतलब बेटा आप क्या करने वाले हो, जो प्लास्टिक तुमने यूज कर ली, अब उस प्लास्टिक को
हम वापस एक नॉर्मल प्लास्टिक में या एक नॉर्मल प्लास्टिक की तरह उसको यूज करने के लिए बना सकते हैं, यानी कि रिवर्स कर सकते हैं। और ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है फिजिकल चेंज को पहचानने की, कि फिजिकल चेंज हमें बोलता है कि हम रिवर्स जा सकते हैं। जैसे कि कागज है ना, कागज को आपने फाड़ दिया, पर इसी कागज को मैं रिसाइकिल कर सकता हूं। आपने सुना होगा ना रिसाइकलिंग। मैंने क्या किया, कागज को गलाया, पीस दिया और एक नॉर्मल कागज में कन्वर्ट करने की बात करने लगा। तो ये जो है ना, ये पॉसिबल तब होता है जब फिजिकल चेंज होता है। जो फोटो मैंने अभी क्रॉप की थी, मैं वापस उसको प्रॉपर एनलार्ज भी तो कर सकता हूं। कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज। ये जो साड़ी मैंने पहनी थी उतार भी तो सकता हूं, वापस नॉर्मल हो जाऊंगा। कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज, है ना। ये जो बल्ब जल रहा है, बाहर से जो आपको बल्ब दिख रहा है, ग्लोइंग ऑफ बल्ब हम जिसको बोलते हैं, भाई अभी ये बल्ब जल रहा है, मैंने बंद कर दिया, वापस नॉर्मल हो जाएगा। फिजिकल चेंज। अंदर की बात नहीं की मैंने, सिर्फ ग्लोइंग ऑफ बल्ब की बात की है। तो जब आप किसी चेंज में ऐसा कुछ महसूस करें कि हम क्या वापस जा सकते हैं, तो वो फिजिकल चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें बच्चा कभी भी नया सब्सटेंस, अरे यार ये पेन भी ना, इसमें कभी भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और ध्यान रखना, इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। केमिकल कंपोजिशन चेंज का मतलब मैं बताता हूं अभी आपको प्रॉपर एक एग्जांपल से, लेकिन याद रखना वो जो मैंने बताया था ना कि पार्टिकल एक्सचेंज नहीं करते अपने आपस में। वो जो क्लास वाला एग्जांपल दिया था कि 10th का बच्चा सिर्फ यहां से उठ के वहां चला गया, वो कहीं बाहर नहीं गया और ना ही कोई बाहर से आपके घर में आया या आपकी क्लास में आया। एग्जाम्पल लेते हैं प्रॉपरली, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री का एग्जाम्पल लेना जरूरी है। जैसे कि ये CO2 वाली, आपने ड्राई आइस के बारे में सुना होगा, नहीं सुना है तो जान लीजिए। ये CO2 को जब हम कंप्रेस करते हैं, यानी कि प्रेशर को जब हम बहुत ज्यादा हाई करते हैं, तो ड्राई आइस बोलते हैं। ये होती क्या है, तो आपने रियलिटी शोज में देखा होगा कि रियलिटी शोज में जो कोई पार्टिसिपेंट आता है ना, तो बढ़िया सा धुआं निकलता है, बड़ा मजेदार सा लगता है, इंटरेस्टिंग। या फिर शादियों में देखा होगा आपने, है ना, कि जैसे दूल्हा दुल्हन की एंट्री हुई, बढ़िया धुआं निकलना शुरू हो गया व्हाइट कलर का। ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड होती है सॉलिड फॉर्म में। अब ये जो ड्राई आइस होती है, ये सडनली आप क्या करते हो, क्योंकि ये सॉलिड है, ड्राई का मतलब वहां सॉलिड होती है ये। अब जनरली सॉलिड में क्या होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं पास पास होते हैं। इतना तो बच्चा आप लोग ऑलरेडी 9th में पढ़ के आ ही चुके हो। सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास होते हैं। अब जब हम उस कंटेनर से, मान लो उसमें क्या भरी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड वाली, मैंने बाहर निकाल दी, खोल दी। अब खोल दिया तो प्रेशर हो गया बच्चा कम। पहले आपने दबा के रखा था, प्रेशर कम हो गया। प्रेशर यदि कम हो जाएगा तो ये जो सॉलिड है ना, यही कार्बन डाइऑक्साइड धुएं, फ्यूम के तौर पे फैलना शुरू करती है व्हाइट कलर की, जिसको देखकर आपको मजा आता है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, अब वो बन गई गैस, यानी कि पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा दूर निकल लिए, पर इनकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आया। केमिकल कंपोजिशन में चेंज ना आने का सेंस ये है कि पहले भी ये CO2 थे, अभी भी ये CO2 है। बस ये जो पहले पास पास वाले CO2 थे, अभी थोड़ा दूर दूर वाले CO2 बन गए, पर किसी कार्बन ने, किसी ऑक्सीजन ने आपस में कोई इंटरचेंज या कोई एक्सचेंज नहीं करना। वहां किसी ने कुछ एक्सचेंज नहीं किया। ऐसा नहीं है कि कार्बन ने बोला कि मैं जा रहा हूं, किसी और को आने दो, है ना। जैसे वो 10th वाला बच्चे का एग्जांपल लिया ना, कि 10th वाला बच्चा निकल लिया कि बहुत गर्मी थी, हम जा रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, है ना, घर जा रहा हूं मैं, और यहाँ जो जगह है इसमें किसको बिठा लो, 11th वाले बच्चे को ना, है ना। उसी का सेंस होता है केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं किया। जो लोग पहले थे वो लोग बाद में भी हैं, बस इतना फर्क पड़ा कि वो थोड़ा सा दूर हो गया, पास हो गए। उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। चलो, नाउ मूविंग ऑन टू द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज हमें ये बताता है कि अ चेंज इन विच द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज चेंज्ड, और यहां आपका नया न्यू सब्सटेंस भी बनने वाला है। अब इसका क्या सेंस है बच्चों ना, सिंपल सी बात बताता हूं, फिर से मैं आपको वही एग्जांपल ले रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। इस एग्जांपल को समझने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। मान लीजिए आप एक लड़के हो और आपकी एक दोस्त से लड़की, आप चाहते हो कि इसके साथ मेरी दोस्ती बहुत स्ट्रांग हो जाए। स्ट्रांग का मतलब समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, स्ट्रांग इतनी हो जाए कि आप थोड़ा सा क्लोज आ जाओ। अब बच्चा, नॉर्मल दोस्ती और एक स्ट्रांग दोस्ती में आप लोग में एक बड़ा बेसिक फर्क होता है। जो हमारे आसपास नॉर्मल दोस्त हैं उनके साथ हम जनरली सब कुछ कर रहे हैं, बैठे रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पर गिफ्ट का एक्सचेंज या किसी भी चीज का एक्सचेंज हम उनके साथ पसंद करते हैं या उनके साथ करना हम प्रेफर करते हैं जिनके साथ आपकी दोस्ती स्ट्रांग है या जिनके साथ आप दोस्ती स्ट्रांग करना चाहते हो। अब जब मैं गिफ्ट को एक्सचेंज करने की बात करता हूं तो यहां गिफ्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन ही है जो एक्सचेंज होने के चक्कर में, या एक्सचेंज नहीं, कभी कभी शेयर भी होता है कि चक्कर में केमिकल कंपोजिशन बच्चा चेंज हो जाता है कई बारी, करेक्ट। अब जब मैं कार्बन को और ऑक्सीजन को जोड़ना चाहता हूं, मतलब कि क्या बनाना चाहता हूं, CO2 बनाना चाहता हूं, तो भैया ये तब होगा जब ये आपस में कुछ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को या तो अदला बदली करेंगे या शेयरिंग करेंगे, है ना। जैसे कि आप किसी के साथ बॉन्डिंग बनाना चाहते हो, किसी लड़की के साथ, किसी लड़के के साथ, तो गिफ्ट लेते हो, गिफ्ट देते हो, दोस्ती और स्ट्रांग हो गई,
है ना। फिर गिफ्ट और लेना देने के साथ साथ कभी कभी खाना वगैरह भी शेयर करने लगते हो, तो शेयरिंग भी होने लगती है। द पॉइंट इज कोई चीज शेयर करने लगते हो, जब भी इलेक्ट्रॉन का खेल शुरू हो जाए, इलेक्ट्रॉन का खेल का मतलब लेना देना या शेयरिंग, उस केस में केमिकल कंपोजिशन की बात हम करना शुरू करते हैं। और जब केमिकल कंपोजिशन में चेंज आएगा तो वो चेंज हमारे लिए केमिकल चेंज कहलाने लगेगा। लेकिन इस केमिकल चेंज में भैया एक दिक्कत ये है, दिक्कत नहीं बोलूंगा, ये फायदा ये कि आपको एक नया सब्सटेंस मिलेगा। जैसे कि फिजिकल चेंज में ऐसा नहीं था, यदि मैं इस पेन को तोड़ दूं तो ये बाद में भी पेन का ही हिस्सा रहेगा। ऐसा नहीं है कि पेन से उठ के ये कपड़ा बन गया या कुछ नया बन गया ना, पेन था बाद में पेन है, पहले नॉर्मल था बाद में टूट गया, फिजिकल चेंज है। लेकिन जब मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ना शुरू करता हूं, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस है भैया, ये गैस है, लेकिन जब ये जुड़े तो बन गए पानी H2O। अब भैया ये कैसा हो गया, गैस गैस पानी, यानी कि पहले स्टेट अलग थी बाद में अलग है। इसका मतलब हम मिल गया कोई नया सब्सटेंस। आप कागज को जलाएंगे तो वो राख देगी। अब वो राख और कागज अलग अलग चीज है ना, क्या उसको हम रिवर्स कर सकते? नहीं, रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमें कुछ नया मिल गया। नया का मतलब एक ऐसी चीज मिली जो मुझे पहले कहीं से कहीं दिख भी नहीं रही थी, अब मैं उसको रिवर्स नहीं कर पा रहा हूं। इसका मतलब एक नया सब्सटेंस मिला। खाना आप खाते हो, खाना पच जाता है, डाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। आप बताओ वो डाइजेशन की प्रोसेस क्या है, बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, डाइजेशन में हो रहा है भैया। केमिकल चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि सर भूल से भी जो हमने सुबह सुबह पचाने के बाद निकाला है उसको वापस नॉर्मल खाना तो बना ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते, है ना। सिंपल सा लॉजिक है। और केमिकल चेंज की बात की, पाचन, डाइजेशन, कुकिंग। आप जब किसी भी चीज को कुक करते हो तो एग्जाम्पल के लिए केक की बात कर लेते हैं। केक में आपने बहुत सारी चीजें मिलाई, उसको कुक कर दिया। अब जो प्रोडक्ट आपको मिला है, क्या वो वही प्रोडक्ट है जो पहले था या कुछ नया मिल गया? ऑब्वियस सी बात है, नया मिल गया। अंडे आपने केक में डाले थे, अब अंडे दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे, है ना। पहले आपने उसमें पानी भी डाला था, पानी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आपने उसमें मैदा डाला था, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यानी कि पहले जो लोग मिले थे अब तो कहीं से कहीं वो नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर है, बट अब जो चीज आपको मिली है वो एक नया सब्सटेंस है। यानी कि जो आपने पहले मिलाया था वो और जो मेरे पास अब है, ये दोनों अलग अलग हैं और इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हो जाती है। तो दिस इज केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज में रिवर्स आना पॉसिबल नहीं होता। एक फेमस एग्जांपल है आपकी बुक का, दूध और दही वाला। दूध को मैं जब दही में कन्वर्ट करने के लिए बोलता हूं तो वो क्यों खराब हुआ? क्योंकि आपने उसको कुछ समय दिया तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो दूध को दही बना देता है। आप मुझे बताओ ये केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है? सर ये केमिकल चेंज है। वाई? क्योंकि सर हम इसको रिवर्स नहीं लेके जा सकते। करेक्ट? ओके, आई होप इतना समझ गए होंगे। जैसे जंग भी लगती है ना, लोहे में रस्टिंग होती, जंग लगती, वो भी कौन सा चेंज है बच्चा? केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि सर सिंपल सा लॉजिक है, हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते और ऊपर से केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो जाता है। ये कैसे चेंज हो जाता है आगे आपको पता चलेगा जब आप इक्वेशंस लिखना शुरू करोगे। क्लियर? बेसिक आइडिया लग गया आपको। अब माँ साहब, भैया, टीचर जी, गुरु जी, आप तो बड़े हो, आपको पता है कि ये केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है ना। आप तो देख के समझ गए बेटा, लेकिन आपको भी मैंने समझाया ना, नॉर्मली हम कैसे पता करते हैं यदि कोई चीज रिवर्स जा सकती है तो फिजिकल चेंज है, यदि रिवर्स नहीं आ पा रही तो केमिकल चेंज है। पर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको देखकर मैं ये बता सकता हूं या बता सकती हूं कि जो चेंज हो रहा है ये फिजिकल है या केमिकल चेंज है। इस पर बात करते हैं कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज हैं। तो फटाफट से देखो, नॉर्मली जब आपको केमिकल चेंज दिखने मिलेगा तो आपको ना कुछ बेसिक सी चीजें देखने को मिलेंगी। और वो बेसिक सी चीजें क्या मिलेंगी? सबसे पहले आपको मिलेगा अच्छा रुको, इससे पहले एक चीज बता देता हूं, नहीं तो फिर क्या होगा, आपको ना दिक्कत हो सकती है समझने में। रुक जाओ, उस प्रॉपर्टीज को बताने से पहले बेटा, जो मैंने आपको केमिकल चेंज समझाया है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जो केमिकल चेंज होता है उसको पहचानने के लिए मैंने बोला कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन उससे भी पहले एक चीज और जान लो, केमिकल चेंज ने बोला कि भाई साहब मेरा नया नाम रखो। दूध से दही, केमिकल चेंज। लोहे से जंग लगना, केमिकल चेंज। खाने से खाने का पचना, केमिकल चेंज। खाने को पकाना, केमिकल चेंज। हर जगह केमिकल चेंज है। अब इनको अलग अलग भी तो बताओ कि केमिकल, सबको केमिकल चेंज बोल रहे हो पर क्या सबके केमिकल चेंज अलग अलग सेम है कि अलग अलग है? ऑब्वियस सी बात है ना, अलग अलग। तो जब मैंने उनको बोला कि आप अलग अलग कैसे कहोगे खुद को, तो उन्होंने बोला एक काम करो, अब हमें ना एक नए तरीके से बोलना शुरू करो। तो जब भी हमें केमिकल चेंज जहां जहां देखने मिलेगा वहां वहां हम बोल देंगे कि भाई साहब वहां उसको आप क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज रिप्रेजेंट्स केमिकल रिएक्शन। यानी कि जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो वहां आप केमिकल रिएक्शन बोल दोगे कि यहां कोई केमिकल रिएक्शन हो रही। सिंपल, ज्यादा उलझना नहीं है, हाँ या ना। अब
जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला था ना कि भैया ये आप, अरे ये है H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, ये है O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस, और ये बन गया क्या, H2O यानी कि वाटर। तो यहाँ बच्चा कौन सा चेंज हुआ, केमिकल चेंज, मैंने आपको बताया। तो ये केमिकल रिएक्शन बोल सकते हो, हाँ। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो लेफ्ट में यानी कि जो इस तरफ के लोग होते हैं, बाईं तरफ के लोग होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट, है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। पीछे लिखा हुआ है हालांकि रिएक्टेंट। और जो ये दाईं तरफ के लोग होते हैं बच्चा, ये होते हैं प्रोडक्ट, यानी कि वो लोग जिनको तुमने मिलाया है, जिनका तुमने इस्तेमाल किया है, जिसके थ्रू तुम अपना कोई भी चीज बना रहे हो। खाना बनाने के लिए, खिचड़ी बनाने के लिए आप पहले सामान लेते हो, दाल लिया, चावल लिया, आलू प्याज ये सब, तो वो क्या है, आपके रिएक्टेंट की तरह है। प्रोडक्ट में पहुंचने से पहले, प्रोडक्ट तक पहुंचने से पहले आपको इंग्रेडिएंट्स तो चाहिए ना, रॉ मटेरियल्स तो चाहिए, वो आपके रिएक्टेंट की तरह है। और जो बनता है, जो आपको फाइनली रिजल्ट के तौर पर दिखता है, दैट इज योर प्रोडक्ट। क्लियर, ये चीज याद रखिएगा, है ना। अब आपके सामने ये कुछ बेटा, ये केमिकल चेंज देखो, मैं आपको ना बहुत साफ साफ बता दूं, केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन एक ही बात है। बस कहने का फर्क ये है कि जो केमिकल चेंज होता है वो, क्योंकि आप हर जगह सेम केमिकल चेंज तो बोल नहीं, इसमें केमिकल चेंज है जंग लगने में, हाँ, इसमें केमिकल चेंज है, हाँ, इसमें केमिकल चेंज है, हाँ, लेकिन सबको केमिकल चेंज तो आप बोल सकते हो, पर सब में बच्चा रिएक्शन अलग अलग होती है। रिएक्शन का मतलब इसके अंदर जो चेंजेस हैं वो किसी और वजह से हो रहे हैं, इसके अंदर चेंज है वो किसी और कारण से हो रहा है, इसके अंदर जो चेंज है वो किसी और कारण से। तो आपने सबको केमिकल चेंज तो बोल दिया, पर सबका नाम अलग अलग हमें केमिकल रिएक्शन की तरह उसको हमें अलग अलग बोलना पड़ेगा, क्योंकि चेंज अपनी जगह है। पर क्या सारे चेंज एक ही तरीके से हो रहे हैं, नहीं ना। इसलिए यहां केमिकल रिएक्शन अलग होगी, यहां केमिकल रिएक्शन अलग होगी, यहां केमिकल रिएक्शन अलग होगी, पर वो केमिकल रिएक्शन बेसिकली दिखा क्या रही है, केमिकल चेंज को ही दिखा रही है। क्लियर। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं जहां से मैंने आपको छोड़ा था कि भाई साहब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज हो रहा है। तो आप जब भी इन प्रॉपर्टीज को देखेंगे, बेटा याद रखना, केवल एक ही प्रॉपर्टी से पता नहीं किया जा सकता। मेरी दाढ़ी मूंछ देखकर आप ये नहीं बोल सकते कि मैं लड़का हूं या लड़की, क्योंकि कई महिलाओं को भी प्रॉब्लम होती है, हार्मोनल इश्यूज होते हैं, उनको बियर्ड आ जाती है, इट्स फाइन, इट इज वेरी कॉमन। द पॉइंट इज, सिर्फ एक चीज देखकर आप किसी भी चीज को जज नहीं करने वाले हो। इसलिए जब मैं आपके सामने ये प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स यहां रख रहा हूं, तो ध्यान से आपको ये समझना होगा कि सारे पॉइंट को देखना जरूरी है। जैसे कि चेंज इन स्टेट, रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स में बी इन अ डिफरेंट स्टेट। बच्चा क्या होता है, जब कोई केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करती है ना, तो जो लेफ्ट में जो मटेरियल्स है, जिसको आपने रिएक्टेंट बोला, यानी कि वो जो रॉ मटेरियल है, उनकी स्टेट अलग होती है। जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनकी स्टेट अलग हो जाती है, स्टेट में चेंज आता है। जैसे कि बर्फ ले लो, अब उस जो बर्फ को आप पानी में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या है, ये तो सर फिजिकल चेंज है, यानी कि स्टेट तो यहां भी चेंज हो रही है। इसलिए मैंने बोला था कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी को देखकर आप चेंज नहीं डिसाइड करेंगे, और भी चीजें देखनी पड़ती। पर जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला एग्जांपल दिया था, वो तो केमिकल चेंज था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस है, लेकिन बाद में किस स्टेट में आ गए, वो पानी बन गया, लिक्विड स्टेट में आ गया, यानी कि सर स्टेट में चेंज यहां भी हुआ है। इसलिए जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा या केमिकल चेंज होगा तो आपको क्या देखने मिलेगा, स्टेट का चेंज देखने मिल सकता है। जरूरी नहीं कि वो मिले, लेकिन वो मिल भी सकता है। चेंज इन कलर, अक्सर केमिकल रिएक्शंस में कलर चेंज की प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपके सामने यहाँ जो ये फ्लास्क या बीकर्स बने हुए हैं, बेटा ये कॉपर सल्फेट होगा, है ना, हम आगे रिएक्शंस में बात करेंगे, लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट रहता है इसमें। जब जैसे ही मैं ना लोहे की कोई चीज डाल दूंगा, लोहे की कील डाल दी, कुछ भी डाल दिया, इसका मतलब मैंने कॉपर सल्फेट, है ना, सिर्फ सुन लो, अभी आपको नहीं जानना है कि भाई ये क्या होता है कॉपर सल्फेट, डरने की जरूरत नहीं, बस सुन लो कि कलर चेंज क्यों हो रहा है। कॉपर सल्फेट का कलर क्या था, ब्लू था, मैंने इसमें आयरन डाल दिया, लोहा डाल दिया, वो लोग आपस में धूम धड़ाका मिक्स करते हैं, है ना, केमिकल चेंज करते हैं, केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट होती है और फटाफट से कलर हो जाता है ग्रीन, यानी कि ग्रीन कलर आपको मिला। कौन सा चेंज हो गया, कौन सा कलर हो गया, ग्रीन कलर, मतलब कि चेंज इन कलर भी हमें देखने मिलता है। इसका बढ़िया एग्जांपल तो मैं हालांकि मैं बात नहीं करना चाहता, थोड़ा सा बेटा अजीब सा लगता है, बट खाना जब पचता है तो पता ही है ना कलर क्या होता है, दिखते हो ना, है ना, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या देखने मिल सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। कई केमिकल रिएक्शंस ऐसी होंगी जिनमें गैस निकलती है, जैसे कि आपने देखा होगा जब हम चूने के पत्थर को पता नहीं आप लोग कितना जानते हैं, कितना इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब तो इमल्शन, है ना, और पेंट्स का जमाना आ गया, बहुत कम लोग अब चूने का इस्तेमाल करते हैं। बट जो लोग करते हैं या जिन्होंने देखा है, जब हम चूने को पानी में डालते हैं बेटा, तो वो चूना जो होता है वो गैस रिलीज करना शुरू करता है वहां, है ना। तो हमें गैसेस भी देखने को मिलती है जब कहीं केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करती है ना। हालांकि आपके सामने ये एग्जांपल तो दिया है विनेगर का,
और साथ में किसका, बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा देखा है ना, खाना बनाने में इस्तेमाल होता है, मम्मी लोग डालती हैं बेकिंग सोडा जब भी कोई चीज बनानी होती है। जैसे कि आप दाल बाटी चूरमा है ना बनाते हैं, बाटी बनाते हैं तो क्या डालते हैं, बाफली बनाते हैं तो बेकिंग सोडा डालते हैं। केक बनाते वक्त भी हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो चीज़ थोड़ी सी फूल जाए। विनेगर भी आपने देखा है, एसिटिक एसिड होता है इसके अंदर। बेटा विनेगर में आपने देखा होगा ना, जो स्ट्रीट फूड होते हैं वो लोग विनेगर डालते हैं, है ना, देखिएगा आप, उनमें व्हाइट कलर की बॉटल होती है वो विनेगर डालते हैं। तो मुद्दा क्या है, जब ये लोग आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाती है, निकल के आती है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें कोई गैस निकले वो हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में बताना चाह रही है। फर्दर चेंजिंग टेम्परेचर, बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें टेम्परेचर का चेंज आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि कंबशन ऑफ कोल रिलीजेस हीट, टेम्परेचर चेंज ये कराती है। आप कोल के आसपास या गर्मियों में कोयला जला के बैठे ही क्यों हो भैया, क्योंकि तुमको पता है यार जब वो कोयला जलेगा तो उससे निकलेगी हीट, हीट का मतलब सर टेम्परेचर में चेंज आएगा, तभी तो मैं आग सेकने बैठा हूं। अब वो कोयला जल रहा है, क्या दिखा रहा है, केमिकल रिएक्शन। कैसे पहचाना सर, एक तो आप जो बता रहे हो टेम्परेचर चेंज वो भी है सर, हम रिवर्स नहीं आ सकते भैया जी, हम रिवर्स नहीं आ पाएंगे, राख बन जाएगी, ऐश बन जाएगी, उसको वापस कोयले में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, हाँ या ना। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है वो भी हमें कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन के बारे में बताती है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अब ये प्रेसिपिटेट का मतलब मैंने आपको बताया ना, कई दफा ऐसा होगा बच्चा कि आप ना एक सॉल्यूशन लोगे, मतलब कि आपने एक घोल लिया दूसरा घोल लिया, उनको मिलाया, अब ये जो ए वाला और जो बी वाला मिला, इन्होंने ए और बी ना आपस में ना कुछ धूम मचाई। इनकी आपस में धूम मचाने के चक्कर में क्या हुआ कि एक थर्ड बंदा निकल के आया, और ये थर्ड बंदा जो निकल के आता है, यानी कि जो रिएक्शन के बाद ऐसी सिचुएशन बनती है कि वहां हमें प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। प्रेसिपिटेट का मतलब वही बच्चा जो कोने में दुबक के बैठ गया है, वही रेत जो पानी में मिल नहीं पाई और नीचे जाके बैठ गई। कुछ ऐसा ही होगा जब हम प्रेसिपिटेशन वाली रिएक्शन देखेंगे कि एक प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल होने की वजह से, यानी कि वो घुल नहीं पा रहा है, इसलिए अलग थलग निकल के आ गया। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल आपके सामने ऑलरेडी दिया हुआ है कि हम सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 के साथ मिक्स कराते हैं तो AgCl सोडियम क्लोराइड अलग होता है, और साथ में हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो आपका हो गया AgCl सोडियम क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड है ना, और एक होता है आपका NaNO3। पॉइंट क्या है, जो AgCl होता है ना बच्चा, सिल्वर क्लोराइड, वो निकल के नीचे बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट बना लेता है। हालांकि अभी आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में बस ऊपर ऊपर से जानना है कि भैया कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट तो हो गया, लेकिन हमें इसके आगे भी बात करनी है। आगे क्या बात करेंगे, आगे हमें जाना है क्या, आगे हमें जानना है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आपको मैंने क्या बताया, मैंने अभी आपको ये चीज बता दी कि प्यारे बच्चों, प्यारे मेरे छोटे छोटे भाइयों और बहन, उनकी बहनों है ना, मेरी भी बहनों, ऑब्वियस सी बात है। तो आपके राहुल भैया ने एक चीज आपको बता दी, वो ये बता दी कि चेंज क्या होता है। फिर चेंज में आपने बोला सर कई टाइप के चेंज होते हैं, केमिकल फिजिकल के अलावा भी चेंज होते हैं, पर हमें बाकी चेंजेस को साइड में रख देना है, सिर्फ फोकस रखना है केमिकल पर और फिजिकल पर। अब केमिकल फिजिकल पे भी मैं किस पर फोकस करना शुरू कर दिया, केमिकल पर। तो क्यों, क्योंकि वो केमिकल चेंज आगे चल के अपना नाम बोल देगा केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हर बारी हम सेम चेंज तो सबको नहीं बोल सकते। तो मैंने बोल दिया कि तुम्हारे अंदर चेंज है पर तुम्हारी रिएक्शन अलग है, तुम्हारे अंदर चेंज है तुम्हारी रिएक्शन अलग है। मैंने कहा ठीक है। अब मुद्दा ये निकल के आया कि अब इसको हम लिखना चाहते हैं। लिखना क्यों चाहते हैं, देखो सिंपल सी बात बताता हूं। आप किसी से प्रेम करते हो, फॉर एग्जाम्पल, है ना बेटा, अभी नहीं तो आगे चल के करोगे, इट्स अ ह्यूमन नेचर, है ना, मम्मी है उनके साथ तो आप करते हो, बाई चांस आप बड़े हो रहे हो, है ना, जवान तो आप हो ही रहे हो, मस्त हो ही रहे हो। मैं यदि किसी को लिखना चाहता हूं भैया आई लव यू, अब इतना बड़ा लिखूंगा, इतनी बड़ी चीज लिखूंगा तो दुनिया देखेगी, लोग देखेंगे, समझ जाएंगे, सब हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको शॉर्ट में कर दिया आई एल यू, लोग इसको भी समझने लगे। उनका ठीक है। फिर किसी ने बोला एक काम करो, इसमें एक लेटर है तो एक लिख दो, इसमें 4 लेटर है 4 लिख दो, इसमें 3 लेटर है तो 1 4 3 लिखना शुरू कर दो, लोग इससे समझ गए। ये कर क्या रहे हो आप, एक प्रॉपर बड़ी चीज को, एक प्रॉपर वर्डिंग्स वाली चीज को शॉर्ट में लिखना शुरू कर रहे हो। और यही काम हम करते हैं कब, जब हमें लिखनी होती है हमारी केमिकल रिएक्शन को। और जब हम अपनी केमिकल रिएक्शन को लिखना चाहते हैं, रिटन फॉर्म में उसको लिखना चाहते हैं, रिटन फॉर्म में जब हम उसको कहीं लिख देते हैं तो वही चीज बन जाती है केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन जैसे मैथमेटिक्स में होती है ना इक्वेशन, है ना, इक्वेशन का मतलब होता है बेटा कि इक्वल वाला साइन आने वाला, लेकिन यहां इक्वल वाला साइन नहीं आता, यहां हम ऐसा साइन बनाते हैं, एरो। पॉइंट क्या है कि जैसे आपको कोई भी चीज लिखलानी है, बतानी है, समझानी है, लिखनी है, तो आप उसको क्या करते हो, लिखने के लिए
सिंबल्स का यूज करते हो। जैसे मैंने बताया ना, आई लव यू के लिए मैंने बोल दिया, पता नहीं फ्रेंच में है या स्पेनिश में है, इश लिव डिच ऐसा कुछ बोलते हैं जितना मुझे याद है। शॉर्ट में बेसिकली क्या करते हैं, आजकल के बच्चे वैसे ही स्मार्ट है ना कि किसी को बताना है तो क्या करते हैं, कोडिंग्स में बात कर लेते हैं, पूरी बात ना करके हाँ ठीक है 7 बजे पढ़ेंगे, पर वो 7 बजे पढ़ नहीं रहे, 7 बजे कुछ और कर रहे हैं, समझ जाते हैं। आप अपनी पूरी बात ना करके सिंबॉलिकली या शॉर्ट में कोडिंग्स में बात कर लेते हो। तो कुछ ऐसा ही काम हम करेंगे जब हम केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। तो यूजुअली जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशन कहती है हमसे, केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो मैंने बताया ना कि जितने रिएक्शंस आप देखते हो, केमिकल चेंज को ही आपने बोल दिया कि केमिकल चेंज का ही मतलब है केमिकल रिएक्शन। अब वो केमिकल रिएक्शन हर जगह अलग अलग होती है। अब हर जगह क्योंकि अलग अलग होती है तो हमें उसको लिखना पड़ेगा ना। यदि सब जगह एक ही होती तो चलो नहीं भी लिखते चल जाता, लेकिन भैया लोहे में अलग हो रहा है, कार्बन जलाने में अलग, कोयला जलाने में अलग हो रहा है, खाना पचने में अलग हो रहा है, तो लिखना पड़ेगा। अब जब मैंने उसको लिखने की शुरुआत की तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने बोला ना कि मैं इतना बड़ा नहीं लिखना चाहता था, है ना, मैं, अरे भैया पेन काहे नहीं चलते हो टाइम पे, मैं इतना बड़ा नहीं लिखना चाहता था, आई लव यू। मैंने क्या किया 1 4 3, बेटा ये मैंने क्या कर दिया, ये सिंबॉलिकली यानी कि कोडिंग है ना, ये कोडिंग जिसको हम रीजनिंग में ना इसको कोडिंग बोलते हैं। 1 लेटर है 1 लिख दो, 4 लेटर है 4 लिख दो, 3 लेटर है 3 लिख दो, सिंबॉलिकली मैंने उसको लिख दिया। जैसे कि आप लोग क्या करते हो, सैड हो या फिर क्या करते हो, दुखी हो या फिर बहुत ज्यादा मस्ती मजाक सूझ रहा है, क्या करते हो, इमोजीज का यूज करते हो ना, ये बना दिया लो एक इमोजी। क्या है ये, अपनी बात को पूरे तरीके से नहीं कहना, बड़े बड़े शब्दों में नहीं कहना, सिंबॉलिकली बता दिया है। किसी को बताना भैया मेरी बात करने की इच्छा नहीं है, लो। किसी को बताना है कि दुखी हूं, उनका लो। होता है ना, ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही होता है हमारा केमिकल इक्वेशन, जो कहता है कि यदि कोई केमिकल रिएक्शन को आप लिखना चाहते हो सिंबॉलिकली तो उसको हम बोल देंगे केमिकल इक्वेशन। बेसिकली आप लिखना चाहते हो लेकिन लिखने का तरीका आपका बता रहा है सिंबॉलिक फॉर्म, है ना। बेटा अब यहां से ना थोड़ा सा पेशेंसफुली और बहुत ही फोकस्ड होकर चीजों को जानिएगा, क्योंकि इसको ना हमें बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से चीजों को समझना है। जब आप केमिकल इक्वेशन को लिखना शुरू करते हो, केमिकल इक्वेशन का मतलब याद रखिएगा, वो जो केमिकल चेंज है जिसको आपने केमिकल रिएक्शन बोला है, अब उसको लिख रहा हूं और इसी को तुमने बोल दिया केमिकल इक्वेशन। जब आप केमिकल इक्वेशन को लिखते हो ना तो बेटा आप 2 तरीके से लिख सकते हो, है ना। अब 2 तरीके का मतलब, पहला होता है वर्ड्स के फॉर्म में। वर्ड्स का मतलब कि सर हाइड्रोजन, अरे भैया पेन, हाइड्रोजन को, अच्छा ऑलरेडी लिखा हुआ है बट हाइड्रोजन मैं मान लीजिए ऐसे लिख दूं, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। मान लीजिए मैंने ये लिखा, वही बात हो गई ना कि पूरा का पूरा एक लेटर है कि हेलो रिया, मैं तुमसे मिलके बहुत खुश हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। तो आप क्या बोल दोगे, इमोजीज भेज दिए, है ना। मुद्दा ये निकल के आया, मुद्दा ये है भाई साहब कि जब आप किसी केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन को दिखाना चाहते हो तो वर्ड्स में लिखना थोड़ा सा ना क्या होता है बच्चा, क्या बोलूंगा उसको, थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है, मतलब कि यार उस मजा नहीं आता। तो फिर क्या सॉल्यूशन निकाला गया, सॉल्यूशन ये निकाला गया कि एक काम करते हैं, इस हाइड्रोजन के लिए सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं H, है ना, ऑक्सीजन के लिए सिंबल इस्तेमाल करते हैं O, और जब ये दोनों मिलेंगे तो बना लेंगे H2। अब बच्चों ये दिमाग में अभी नहीं लाना है कि सर यहाँ H लिखा है यहाँ O लिखा है, हालांकि ये O2 होता है H2 होता है। पॉइंट क्या है, आपको अभी मैं बस इतना बता रहा हूँ कि लिखते कैसे हैं ये चीजें। आपको, आपका दिमाग ये कह सकता है सर यहाँ 2 और 2 4 हो रहा है, वहां तो केवल 2 और 1 3 ही दिख रहा है, उसको हम बैलेंसिंग में पढ़ेंगे। पॉइंट क्या है, रिटन फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, और उसको हम सिंबॉलिकली लिखते हैं, वर्डिंग्स में लिखना प्रेफर नहीं करते। ठीक है, हम किस में लिखेंगे, सिंबॉलिक्स में। जैसे कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या है H, ऑक्सीजन के लिए O2, इस तरीके से हम लिखते हैं। करेक्ट। अब बहुत ध्यान से समझो, क्या होगा जब आप केमिकल रिएक्शन को रिटन फॉर्म में लेकर आएंगे तो उसे आप केमिकल इक्वेशन बोलोगे, जो मैं आपको बता चुका हूं कि हम वर्डिंग्स में बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं सर सिंबॉलिकली। मैंने कहा लिख दो H2 जो कि ये है, ये हो गया ऑक्सीजन O2 ये है, और फाइनली हमें क्या मिल गया, H2O मिल गया जो कि ये है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि हम 10th में हैं, अभी हमें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, अभी हम लर्निंग फेज में हैं, तो लिखते वक्त हमसे ना कुछ मिस्टेक्स होती है। मिस्टेक इस वजह से नहीं होती कि हमें पता नहीं है, एक्चुअल में बेटा वो बेसिक प्रोसीजर ही है। आपने H2 लिखा, आपको दिख रहा है कि यहां हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 2,
ऑक्सीजन कितना नंबर दिख रहा है 2, वहां जब मैंने गया तो हाइड्रोजन तो मुझे 2 दिखे, पर सर वहां ऑक्सीजन तो मुझे 1 ही दिख रहा है। जब ऐसी सिचुएशन हो कि लेफ्ट के नंबर्स राइट के नंबर से मैच ना खाएं तो उसे हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और उसी का दूसरा नाम होता है स्केलेटल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ना बेसिकली सिंबॉलिक फॉर्म में है पर बैलेंस्ड नहीं है, सिंपल सा टर्म है स्केलेटल इक्वेशन। अब इसको बैलेंस सीखना हमें पड़ेगा कि भैया कैसे हम बैलेंस करते हैं, उस पर हम चर्चा तो करने ही वाले हैं। बट फिलहाल ये जान गए होंगे कि व्हाट इज दिस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन, कि जब हम उसको रिटन फॉर्म में लेकर आते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं, हाँ या ना। ओके चलिए, अब मुद्दा ये निकल के आया कि सर आपने केमिकल इक्वेशन को लिख दिया। मैंने कहा हाँ। फिर आपने केमिकल इक्वेशन को लिखने के बाद ये भी बता दिया कि वो हम लिखते वक्त क्या होती है, बैलेंस चीजें नहीं हो पाती कई बार बैलेंस है ना, अनबैलेंस स्केलेटन बोल दिया। मैंने कहा ये भी चलो ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप जो मैंने आपको स्केलेटल इक्वेशन दी है यानी कि जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन दी है इसको करना है बैलेंस। और ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। ये आपके एग्जाम में आने ही वाला होता है। यदि 10th चैप्टर से कोई चीज किसी को, 10th चैप्टर बोल रहा हूं, 10th में केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से यदि कोई चीज पूछनी है तो बच्चों 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन और एक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो फिलहाल बैलेंसिंग की बात करते हैं क्योंकि हमारा ये प्रोसीजर अभी आगे बढ़ ही रहा है। तो अब ये बैलेंसिंग की बात निकल के क्यों आई कि सर जब आपने ऑक्सीजन की बात की या हाइड्रोजन की बात की तो ये बात निकली क्यों कि बैलेंसिंग जरूरी क्यों है। बेटा नेचर का ना बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। नेचर ना, आपको ये लगता है कि हम कोई चीज बना रहे हैं, नहीं हम कोई चीज बना नहीं रहे। नेचर में हर चीज पहले से, बस एक चीज वहां से उठ के यहां आ गई, है ना। जैसे कि मैं आपको ना एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप यदि बॉल को ऊपर से छोड़ोगे, करेक्ट, तो बेसिक सा टर्म है, बेसिक सी आपको ना बस फील करनी है वो चीज। आपको ये लगता है कि मैं आपको बॉल का एग्जांपल फिर से देने वाला हूं, आपको ये लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ बना रहे हैं, नहीं, हर चीज अपने आप पहले से होती है। नेचर में पहले से हर चीज डिसाइडेड होती है, बस एक चीज उठ के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि बॉल का एग्जाम्पल लिया, नॉर्मली जब आप बॉल को ऊपर रखते हो ना तो आपने नोटिस किया होगा कि बॉल बहुत जितनी नीचे जाती है उतनी उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो फिजिक्स में फिनोमेना होता है कि जब कोई चीज हाइट पे होती है, कोई सी पोजीशन पे होती है, तो हम बोलते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी, और पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और जब वो मूवमेंट करना शुरू करती है यानी कि जब उसमें मोशन आना शुरू होता है तो उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये फिजिक्स का फिनोमेना है। अब आपने मान लीजिए 10वें माले पर बॉल से छोड़ दी, वहां से वो गिरी, तो नीचे आके कुछ स्पीड होगी, ऊपर होगी पोटेंशियल एनर्जी, नीचे आके होगी काइनेटिक एनर्जी मोशन के चक्कर में। अब यही बॉल में बेटा तीसरे माले से छोड़ो तो क्या लगता है, क्या उतनी स्पीड होगी, क्या उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी? नहीं ना। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि बेटा पहले जो तुमने पोजीशन रखी थी वो 10वां वाला थी, यानी कि पहले तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, वही नीचे आते आते स्पीड को बढ़ा देती है और वही फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल गई? काइनेटिक में। यदि मैं वही तीसरे माले से छोड़ूं, अब भैया तुम्हारा तीसरा माला वैसे ही सिर्फ तीसरे माले पे हो ना, इसका मतलब तुम्हारी बॉल की हाइट बहुत ज्यादा तो है नहीं, वैसे ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो नीचे स्पीड भी कैसी होगी? कम होगी। मैं बस ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि नेचर में चीजें जो होती हैं बस कन्वर्ट होती हैं। केमिस्ट्री में क्या होता है बच्चा कि जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, केमिकल चेंज पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज, याद रखो वो गिफ्ट वाली बात। केमिकल चेंज में, केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, किसी की भी बात करूं बच्चा, ये अपने आप में बनते नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ नया बन गया, नहीं, मैं आपको दे दूंगा। इट्स लाइक मेरे पास जो चीज थी वो मैंने आपको दे दी, आपने अपनी चीज मेरे को दे दी। एक्सचेंज हो सकता है, शेयरिंग हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास आज 10 रुपए की कमी थी, मैंने छाप दिया ना, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये चीज याद रखिएगा। बैलेंसिंग क्यों जरूरी होती है? बैलेंसिंग इसलिए जरूरी होती है क्योंकि नेचर ये कहता है, हर चीज, नेचर का सिस्टम ये है कि भाई साहब आपको पता है कि कोई नई चीज तो बनने वाली है नहीं, है ना, बस चीजें यहां से वहां जाने वाली है। इसका मतलब जितनी चीज लेफ्ट में है एक्सचेंज होकर उतनी ही चीज राइट में पहुंचने वाली है। तो आपके लिए ये चीज जब पता है कि कुछ नया नहीं बन रहा है, सिर्फ शेयरिंग हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है, इसका मतलब जितना हिस्सा लेफ्ट में, जितना मास लेफ्ट में, जितने नंबर लेफ्ट में, उतने ही नंबर राइट में चाहिए। इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास।
और इसी कंजर्वेशन ऑफ मास के फिनोमेना को यूज करते हुए हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को देखते हैं, है ना। एक बार थ्योरी पर भी ध्यान दे लेते हैं। अ बैलेंस्ड इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स का मतलब बेटा वो जो आप हाइड्रोजन पेन आ जाओ, ये जो आप एटम्स की बात कर रहे हो ना, तो मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि यहां आपने H2 और मान लो यहां क्या लिखा हुआ है O2 और फिर यहां क्या लिख दिया H2O, है ना। तो ये जो आप नीचे नंबर दिखा रहे हो ना, इसकी बात हो रही है फिलहाल कि भैया जो हाइड्रोजन का जो एटम है इसके पास कितने नंबर है सर, 2। ऑक्सीजन का जो एटम है उसके पास मान लीजिए कितने हैं फॉर एग्जांपल, 2, हाँ या ना। लेकिन राइट में आने पर हाइड्रोजन के पास 2 है लेकिन ऑक्सीजन के पास 1 है। इसका मतलब ये चीजें बैलेंस अभी नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें देखना होता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, है ना बेटा। इसमें लॉ को एक्सप्लेन किया गया है, लॉ का नाम ये लिखा हुआ है। इस वजह से हमें दोनों को बैलेंस करना जरूरी होता है। क्लियर? अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं यही कि जब हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ना, तो थोड़ा सा एक चीज को समझ जाइए क्या होने वाला है। आपको एक टर्म मिल सकता है, पूछा जा सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में आपके साथ, ये चीज धोखा ना हो जाए इसलिए बता देता हूं कि जब क्या होता है, आप मान लो कोई इक्वेशन लिखते हो, फॉर एग्जांपल ये लिखी मैंने, कुछ भी लिख देता हूं फिलहाल के लिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखी NaCl प्लस NaOH, ये मैंने मान लो लिख दिया कि मैंने सोडियम क्लोराइड और NaOH को मिला डाला, या कोई भी रिएक्शन। तो पहले तो मैं इसको अलग अलग कर लेता हूं, NaCl और ये हो जाएगा H2O, मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है, केमिकल इक्वेशन है, सब बातें हैं। नॉर्मली देखने पर आपको दिख रहा है सोडियम इस तरफ, Na मतलब सोडियम होता है, जिनको नहीं पता है जान लो और धीरे धीरे इसकी आदत डाल भी लो। सोडियम यहाँ 2 दिख रहा है, सोडियम मुझे वहां 1 ही दिख रहा है, यानी कि बैलेंस तो है नहीं। अब बैलेंस करने के लिए क्या करते हो, जैसे आप मैथ्स में ब्रैकेट लगाते हो ना बच्चा, सेम आपको यहां भी ब्रैकेट लगाना है। हालांकि ये केमिकल इक्वेशन को जब हम बैलेंस करेंगे उसका स्टेप है, पर मैं आपको यही एक चीज बताने वाला हूं, इसलिए पहले से बता रहा हूं कि जब आप बैलेंस करते हो ना, तो जैसे मैथ्स में क्या करते हो, मान लीजिए मैथ्स में लिखा हो 2x + y, आपको पूरे में इंटू करने की आदत है ना, कि भैया ब्रैकेट लगाया और बाहर इंटू कर दिया 5 का, तो ये 5 का इंटू 2 में भी होगा, ये 5 का इंटू इधर y के साथ भी होगा, होता है ना। तो सेम यहां करते हो आप ना, बैलेंस करने से पहले क्या करते हो, ब्रैकेट लगा देते हो। ब्रैकेट इसलिए लगाना जरूरी होता है ताकि वो चीज जब आप किसी भी चीज का इंटू करो, मान लो मैं यहां किसका इंटू करूं कि भाई यहाँ Na है 2, इधर है 1, तो मैंने यहाँ 2 का इंटू कर दिया। तो ये जो आगे आप नंबर लिखते हो ना, इनको हम बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इन नंबर्स को? हम बोलते हैं बच्चा स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, और ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं बैलेंस के फॉर्म में, या फिर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बोल दिया जाता है। तो ये जो कोफिशिएंट है यही हमें आगे इंटू करने होते हैं और इन्हीं के बेसिस पर हम चेक करते हैं, इन्हीं के थ्रू हमें चीजों को डिसाइड करना है कि बैलेंसिंग हो पाई है या नहीं। पर दिक्कत की कोई बात नहीं, अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कि कैसे बैलेंसिंग हमें सीखनी है। क्लियर? फिलहाल के लिए अभी जल्दी से जितना हिस्सा भी आपने पिछला देखा हुआ है उसको फिर से एक बार सम अप कर लो, रिवाइज कर लो, इसलिए क्योंकि अब जब मैं आपको अगले हिस्से में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन सिखाऊंगा तो प्यारे बच्चों को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से सीखना है, प्रॉपरली नोट्स बनाते हुए प्रैक्टिस करते हुए सीखना है। इसलिए मैं आपको सिर्फ कुछ देर का ब्रेक दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं ताकि आप रिफ्रेश कर लें खुद को, ऐसा ना लगे कि भैया बहुत ज्यादा एक साथ ही पढ़ लिया। रिफ्रेशमेंट के लिए आप थोड़ा सा टाइम ले लो, चीजों को रिवाइज कर लो, फिर आते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वो हिस्सा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं रिलैक्स करने के लिए। ओके, चलो तो अगले हिस्से में मैं आपको समझाऊंगा हाउ वी कैन डू बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट खुश बने रहिए। और शिक्षा को अभी ज्वाइन करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, डाउट हो तो कमेंट करना है ना, और अच्छा लगे तो भी कमेंट करना, और साथ ही साथ बेल आइकन पर बच्चा सबसे पहले बटन दबाना है। ठीक है, चलो मिलेंगे हम अगले हिस्से में। बाय बाय।